हरियाणा की सरकार कहती है कि हरियाणा में डबल इंजन की सरकार है, इसके बावजूद किसान हो, बेरोजगार हो या कर्मचारी हो, सभी सड़क पर क्यों? सड़क पे यूं है क्योंकि बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1, कोई विकास नहीं हो रहा। एक काम कर रहे हैं, कर्जा ले रहे हैं। आप इसको सरकार का फेलियर मानते हैं या फिर जो नीतियां हैं वो ठीक नहीं है? ये फेलियर है, ये विफल सरकार है। जो प्रदेश 2014 में नंबर 1 था पूरे देश में, आज फिसल गया हर जगह। रोज रोज बयान आते हैं कि हरियाणा सरकार 24 फसलों का एमएसपी दे रहे हैं। मैंने कई बार सवाल पूछ लिया, वो 24 फसलों के नाम तो बता दो जो हरियाणा में होते हैं। हुड्डा के राज में विकास तो हुआ, लेकिन घोटालों के आरोप भी लगे। घोटाले तो आज और धान घोटाला लेके स्टाम्प घोटाले तक कितने ही घोटाले पे घोटाले तो आज हो रहे हैं। राहुल गांधी ने बहुत बड़ा आरोप लगाया था वोट चोरी का, हालांकि बीजेपी ने सफाई भी दी थी इस पर। बीजेपी क्यों सफाई दे? इलेक्शन कमीशन सफाई दे। आपके राज में कहते हैं विकास तो हुआ है, लेकिन वो सोनीपत और रोहतक तक ही सीमित क्यों रह गया? नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बात बेबाक। आप देख रहे हैं आपके साथ मैं श्वेता राजपूत। हरियाणा की राजनीति के सबसे अनुभवी चेहरों में से एक, 2 बार के हरियाणा के मुख्यमंत्री वो रखे, 9 साल तक राज्य की कमान को भी संभाला। आज विपक्ष के तौर पर हरियाणा सरकार से सीधे तौर पर सवाल करते हुए नजर आते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं कांग्रेस के कद्दावर नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की। बहुत स्वागत है हुड्डा साहब। धन्यवाद। क्योंकि विपक्ष में आप हैं, हरियाणा की सरकार कहती है कि हरियाणा में डबल इंजन की सरकार है, लेकिन उसके बावजूद किसान हो, बेरोजगार हो या कर्मचारी हो, सभी सड़क पर क्यों? जवाब तो खुद ही आपने दे दिया, आपके सवाल में जवाब आ गया। सड़क पे यूं है क्योंकि बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1, कानून व्यवस्था बिल्कुल बदतर से है ही नहीं। कानून व्यवस्था नाम की चीज़ कोई है ही नहीं, और रोजगार दे ही नहीं रहे, कोई विकास नहीं हो रहा। एक काम कर रहे हैं, कर्जा ले रहे हैं। 4 वाक की नीति पे चल रहे हैं। 4 वाक कहते थे कर्जा लो, घी पियो, मरने के बाद कोई नहीं दिखता। इस नीति पे चले हुए, कोई अचीवमेंट नहीं है सरकार की। अच्छा, क्योंकि देश में नाम आता है हरियाणा का और ये कोई उपलब्धि नहीं है, बेरोजगारी दर में सबसे ऊपर हरियाणा है। आप इसको सरकार का फेलियर मानते हैं या फिर जो नीतियां हैं वो ठीक नहीं है? अभी फेलियर है, ये विफल सरकार है। नीति ठीक होती तो यहाँ से हमारे उद्योग क्यों पलायन करते? 14,500 के करीब उद्योग, छोटे उद्योग पलायन कर चुके हैं या बंद हो चुके हैं। बेरोजगारी वहाँ पर बड़ी है। तो ये तो नीतियों तो है ही, और नीयत भी है। बाकी नीति के साथ नीयत भी होनी चाहिए। कोई उस तरफ कोई नहीं है। जो प्रदेश 2014 में प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में, खेल और खिलाड़ियों में नंबर 1 था पूरे देश में, आज फिसल गया हर जगह। आर्थिक तौर पे भी कर्जा ले रहे हैं, और कानून व्यवस्था आपको मालूम है, कानून व्यवस्था में बिल्कुल चरमरा चुकी है। आज हर आदमी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स है होम मिनिस्ट्री का। उन्होंने कहा है कि हरियाणा प्रदेश पूरे देश में सबसे ज़्यादा असुरक्षित प्रदेश है। क्योंकि यहाँ अपराध जो होते हैं, अपराध 2 किस्म के होते हैं जी। एक ऑर्गेनाइज होता है, एक अनऑर्गेनाइज्ड। अनऑर्गेनाइज जो अपराध होता है, सामान्य जिसको कह सकते हैं आप अपराध, वो जैसे किसान का टेनेंट का झगड़ा हो गया, दुकानदार का और किराएदार का झगड़ा हो गया, मकान मालिक का और किराएदार का झगड़ा हो गया, आपस में कोई एक्सीडेंट हो गया, भाई भाई में कोई झगड़ा हो गया, इस किस्म के जो होते हैं ये होते हैं अनऑर्गेनाइज। लेकिन आज सबसे ज़्यादा अपराध जो है वो ऑर्गेनाइज्ड जो आज हो रहे हैं हरियाणा में। 50-60 से ज़्यादा गैंग हैं, जो जिनको गैंग कहते हैं, गैंग ऑपरेट कर रहे हैं, जो फिरौती भी मांगते हैं, कत्ल की भी धमकी दे। यहाँ तक हमारे विधायकों को भी कत्ल की धमकियाँ दी जा रही है। धमकी भी देंगे, लूट भी करेंगे और ओन करेंगे अपना नाम। हाँ भाई, अपना नाम बताते हैं, हम कर रहे हैं ये। तो इस वास्ते हर व्यक्ति अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। आप रोज़ देखते हैं, रोज़ पढ़ता हूँ मैं अखबारों में, कहीं किसी शहर में, कहीं दुकान पे, कहीं
बलात्कार हो रहा है, कहीं मर्डर हो रहा है, बुरा हाल हो। अच्छा, पर सरकार, प्रशासन, हरियाणा की पुलिस ये दावा करती है कि हमने अपराध को खत्म किया है। तो आप बताओ, अपराध खत्म होता तो फिर ये सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स की ये क्यों आती है कि सबसे असुरक्षित प्रदेश हरियाणा है पूरे देश में? ये मैं तो नहीं कह रहा ना जी। अच्छा, क्योंकि युवाओं का भी हमने जिक्र किया, सरकार कहती है कि मेरिट के आधार पर हम नौकरी देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सड़कों पर युवा नजर आते हैं, धरना देते हुए नजर आते हैं, रोष अपना प्रकट करते हैं कि नौकरी नहीं है, और सरकार कहती है कि नौकरी ही नौकरी। देखिए 2 लाख के करीब सैंक्शन पोस्ट है जो खाली है, जो सरकार ने नहीं ली। सरकार का वायदा था हम 2 लाख नौकरी लगाएंगे। 1 लाख के करीब जो 1,20,000 कितने HKRN में जो काम करें उनको पक्का करेंगे। पक्का तो छोड़ो, उनको निकाल रहे हैं। कुछ सरकारी नौकरी निकलती हैं, थोड़ी बहुत निकाली हैं, जैसे क्लास 1 क्लास 2 की, उसमें तो बाहर के ही लगते हैं, हरियाणा के लगते ही नहीं। ये बैठे हैं HPSC के दफ्तर के सामने। अच्छा, क्योंकि सरकारी योजनाओं का जिक्र हम कर रहे हैं, लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत सरकार ने की है। कहा था अपने चुनावी वादे में कि 2100 रुपए राशि हम देंगे पर मंथ, लेकिन उसमें बार बार बदलाव होते हैं। अब 1100 कर दिया है, उसमें कुछ ना कुछ हम देख रहे हैं, चेंजेस कर दिए जाते हैं। क्या आपको लगता है कि धोखा किया है महिलाओं के साथ? बिल्कुल, महिलाओं के साथ और हरियाणा की जनता के साथ। ठीक चुनाव से पहले इन्होंने राशन कार्ड बनाए, BPL डिक्लेयर करे। 2 करोड़ 80 लाख जनसंख्या है आज हरियाणा की, उसमें से 2 करोड़ 13 लाख BPL कार्ड में थे। उसका हिसाब लेंगे तो 85 लाख महिलाओं को 2100 रुपये मिलना चाहिए। लेकिन सरकार आने के बाद राशन कार्ड भी काट दिए 15-16 लाख, और जो जितना महिलाओं का हक बनता था उनके साथ उनका हिस्सा काट के कुल 10% तक रख दिया। उसमें फिर आगे कंडीशन बढ़ा दी कि 1 लाख तक की आमदनी हो, जिसके बच्चे 2 फर्स्ट डिवीजन में 10वीं में लें, उनको मिले। तो इस किस्म की कह रहे हैं ताकि कुछ करना ना पड़े। अच्छा, 1 लाख आय वाले परिवार को ही इसका लाभ मिलेगा, ये बात सारे लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि हर किसी को यही लगता है कि महिलाओं को पैसे मिलेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये सवाल हमने सुना भी है, अगर कांग्रेस आती तो क्या वो सभी के लिए लागू करती? जो हम वायदा करते हैं वो हमने पूरा किया। आप देखो हमारे घोषणा पत्र में जो वायदा किया वो किया। इन्होंने कोई वायदा किया, कोई पूरा नहीं किया एक भी। इन्होंने वायदा किया था सारी महिलाओं को 18 से लेकर 60 साल तक का हम 2100 रुपये मिलेंगे। फिर क्या हो गया? कितने वो दे रहे हैं? 85 लाख महिलाओं को मिलना चाहिए उनके हिसाब से, जो इनका वो घोषणा पत्र था। इन्होंने वायदा किया था कि किसान का हम 3100 रुपये धान का भाव देंगे। धान का भाव तो छोड़ो, MSP नहीं मिल रही उसको। लेकिन रोज रोज बयान आते हैं कि हरियाणा सरकार हम जो है 24 फसलों का MSP दे रहे हैं। मैंने कई बार सवाल पूछ लिया, वो 24 फसलों के नाम तो बता दो जो हरियाणा में होते हैं। जो होती हैं उसी में नहीं मिल रहे। धान 800 से लेकर 900 रुपये कम दिया MSP से। अब कोर्ट में भी आ गया केस, ये पर्ची सिस्टम जो आड़ती की पर्ची या कटौती लगी 800 900 रुपये। अच्छा हुड्डा साहब, क्योंकि अभी कुरुक्षेत्र में जिला अध्यक्षों की ट्रेनिंग चल रही है, इस ट्रेनिंग के बारे में आप एक बार जरूर बताएं, और क्या कांग्रेस को इससे लाभ हो? ये जो है कांग्रेस की पहले से प्रथा है ही है। बहुत बार पहले भी मैं अध्यक्ष था जब भी एक ट्रेनिंग थी, और ये तो बहुत कई साल के बाद जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने हैं। 2 प्रदेशों का, हरियाणा और उत्तराखंड में जितने भी जिला कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं, सबकी ट्रेनिंग कुरुक्षेत्र में हो रही है। उसमें अलग अलग विषयों के एक्सपर्ट आए हैं। कांग्रेस का इतिहास भी बताया लोगों को, कांग्रेस की कुर्बानियाँ भी बताई हैं। कुर्बानियाँ जो स्वतंत्रता संग्राम और कांग्रेस की बलिदानी और कुर्बानियाँ कोई अलग अलग चीज़ नहीं है जी। अच्छा, क्योंकि हरियाणा का बजट सत्र भी शुरू होने को है, और बजट को लेकर आम लोगों के साथ साथ विपक्ष से भी सुझाव मांगा जा रहा है। इस बार कौन से मुद्दे कांग्रेस उठाएगी? मुद्दे हैं, इन्हें कुछ करना था ही नहीं। बजट का मैंने बताया ना, 4 वाक की नीति पे चल रहे हैं। तो एक होता है फिस्कल इंडेक्स। फिस्कल इंडेक्स मतलब आर्थिक स्थिति क्या है। देश में 18 बड़ी स्टेट हैं, उनमें से हरियाणा भी है, 14वें नंबर पे हम। एक होता है फिसडीएम और एक होता है कितना कर्जा ले है किस नंबर, हम 15वें नंबर पे हैं। ये मेरा थोड़ा है,
ये तो नीति आयोग के आंकड़े हैं। तो कहाँ खड़े हम, बताए तो। अब फिर 30,000 करोड़ लेने की तैयारी कर रहे हैं कर्जा। इस बार कौन सी रणनीति लेकर आप उतरेंगे? अभी शीतकालीन सत्र में अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए थे, हालांकि जो आपके पास कहते हैं कि एक मूल्य होना चाहिए, संख्या होनी चाहिए, वो नहीं थी, उसके बावजूद भी कांग्रेस की ओर से अविश्वास प्रस्ताव रखा क्योंकि लोगों ने इस सरकार में विश्वास खो दिया। हम विपक्ष में है, जो लोगों की भावना होती है उसको उजागर करते हैं, उसमें ये हमारी जिम्मेवारी है। साल 2014 से पहले और उसके बाद कितना चेंज आपने देखा है हरियाणा में? क्या विकास हुआ है या चेंज हुआ है? देखिए, विकास नाम की तो कोई चीज़ नहीं, कोई भी जनहित का कोई सरकार ने काम नहीं है। कर्जा जरूर बढ़ाया है। 2014 तक मेरे ख्याल में 70,000 करोड़ कर्जा होगा और अब 5 लाख करोड़ से ज़्यादा हो गया। हरियाणा 66 से लेके 2014 तक, तो जबकि इतनी यूनिवर्सिटी बनाई, रेलवे लाइन आई, मेट्रो आई, इन्हें एक पोल तो मेट्रो का नहीं बढ़ाया, 1 इंच रेलवे लाइन नहीं बनाई। तो क्या विकास, कौन सी यूनिवर्सिटी, कोई यूनिवर्सिटी बनाई? हमने पूरे हरियाणा में मतलब शिक्षा का हब बनाया। अच्छा, कांग्रेस को लेकर बार बार सवाल खड़े होते हैं, गुटबाजी को लेकर। अभी कांग्रेस एकजुट है? कांग्रेस सदा एकजुट रहती है। कांग्रेस की एकजुट है। जो गुटबाजी तो बीजेपी में है हरियाणा में, तुम देख लें, रोज बयान आते हैं यहाँ के मंत्री का, केंद्र के मंत्री का, अनिल विज के, क्या किस किस्म के बयान आते हैं। अच्छा, 2 बार आप मुख्यमंत्री रखे गए हरियाणा के। अब क्योंकि नेता प्रतिपक्ष के तौर पर एक बड़ी जिम्मेदारी आप संभालते आए हैं एक बड़े अरसे से, अभी आप कौन सी ऐसी सरकार की कमियां देखते हैं जो सबसे बड़ी कमी आपको लगती है हरियाणा की जनता के हित में, जो आपको नहीं लगता? सारी कमियां ही ना कमियां। कोई जनहित का तो फैसला एक भी नहीं किया। चाहे कानून व्यवस्था है, चाहे बेरोजगारी है, चाहे भ्रष्टाचार है, एक के बाद एक घोटाला। धान का घोटाला कितना है देखो। एमएसपी में तो सारी मंडियों में गया था, मैंने पूरी मंडी में आवाज़ लगवाई थी भाई किसी एक आदमी को बता दो जिसको एमएसपी मिली हो। धान का घोटाला बहुत छोटा मोटा घोटाला नहीं है, हज़ारों करोड़ का घोटाला है, एक के बाद एक घोटाला हो रहा है। आपके राज में कहते हैं विकास तो हुआ है, बहुत ज्यादा विकास हुआ है, लेकिन वो सोनीपत और रोहतक तक ही सीमित क्यों रह गया? ये किसने कहा? ये आप कह रहे हो ना। आप, विकास क्या चीज़ होती है? विकास होता है इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, हेल्थ। आपको मैं गिनाता हूँ, हमारे समय में पंचकुला से शुरू हो जाओ जी। पंचकुला में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी लेके आए हम। वहाँ से आ जाओ कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में देश का दूसरा, पहला एक अहमदाबाद में, दूसरा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन कुरुक्षेत्र में। और कुरुक्षेत्र को एक धार्मिक को बना के, धर्म नगरी है बना के, मतलब वहाँ अक्षरधाम लेके आए हम, तिरुपति का मंदिर लेके आए, इस्कॉन को लेके आए। छोटी बात नहीं है। आज कुरुक्षेत्र में जाके देखो। फिर करनाल में जाओ। हरियाणा बनने से पहले और बाद तक भी, 2005 तक भी, केवल हरियाणा में एक मेडिकल कॉलेज था सरकारी क्षेत्र में। हमने करनाल में कल्पना चावला के नाम से मेडिकल कॉलेज बनाया। फिर आप आ जाओ सोनीपत में। सोनीपत में आपका निफ्टम फूड टेक्नोलॉजी, निफ्टम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, राजीव गांधी एजुकेशन सिटी, महिला यूनिवर्सिटी, महिला मेडिकल कॉलेज, और ये आज जो आपके एसआरएम है, आज अशोका यूनिवर्सिटी है, सब बने हुए वहाँ सोनीपत में। यहाँ से चले जाओ फरीदाबाद में मेडिकल कॉलेज बनाया। एक वाईएमसीए के नाम से छोटी सी वो संस्था थी, उसको यूनिवर्सिटी बनाया। आप मेवात चले जाओ, वहाँ मेडिकल कॉलेज बनाया। फिर आप गुड़गांव आ जाओ, देश की पहली डिफेंस यूनिवर्सिटी की फाउंडेशन स्टोन रखवाई। और फिर आप आ जाओ रेवाड़ी। रेवाड़ी में इंदिरा गांधी जी के नाम से यूनिवर्सिटी और सैनिक स्कूल। फिर आओ महेंद्रगढ़, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, एक ही मिलनी थी सेंट्रल यूनिवर्सिटी स्टेट को, वो महेंद्रगढ़ में दी, जिसमें लॉ कॉलेज भी होगा, मेडिकल कॉलेज सारे होता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी सब होता है। फिर भिवानी आ जाओ, चौधरी बंसीलाल के नाम से यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज वहाँ मंजूर कराया। फिर आप झज्जर आ जाओ, एम्स यहाँ आया, कैंसर इंस्टीट्यूट यहाँ पे आया। फिर आप आ जाओ यहाँ पे रोहतक में IIM आया।
और परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया हमने। फिर आ जाओ आप हिसार में लाला लाजपत राय के नाम से एनिमल साइंसेज की यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया। फिर आ जाओ सिरसा में 2 कमरों में यूनिवर्सिटी थी चौधरी देवीलाल के नाम से, उसको राष्ट्रीय स्तर बनाने का काम किया। फिर आ जाओ जींद में जो है चौधरी रणबीर सिंह के नाम से यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया। आप ये बताओ ना कौन से क्षेत्र में नहीं हुआ, सब पूरे व्यापक हुआ। हरियाणा शिक्षा का हब बना। और मतलब क्या नाम, मानेसर में आईएमटी का एक्सटेंशन किया, फरीदाबाद में आईएमटी बनाई, खरखौदा में आईएमटी बनाई, शाह में अम्बाला में जो है इंडस्ट्रियल टाउन बनाया। इस प्रकार से होगा, इन्होंने कोई नहीं किया। फिर दिल्ली से बल्लभगढ़ मेट्रो, दिल्ली से गुड़गांव मेट्रो, दिल्ली से भादरगढ़ मेट्रो, फिर रेलवे लाइन मंजूर कराई हमने दिल्ली से सीधी हिसार। तो ये एक बात बताओ, इनने 11 साल में कोई एक मेट्रो का पोल बढ़ाया हो, 1 इंच रेलवे लाइन बनाई हो, एक कोई नई यूनिवर्सिटी लेके आए हो, बड़ी यूनिवर्सिटी लेके आए हो? जो ये नेशनल हाईवे बने हुए हैं जी। ये 90% हमारे टाइम के कंसीवर मंजूर किए हुए हैं कांग्रेस के टाइम में। इन्होंने तो मतलब पूरे हिंदुस्तान में ये पहली हरियाणा की सरकार है जिसने दादूपुर नलवी नहर हमने बनाई थी, जो आज कुरुक्षेत्र तक वो जमीन जो है बिल्कुल वाटर टेबल बहुत नीचे चला गया, उसको ऊपर बढ़ाने के लिए दादूपुर नलवी नहर बनाई थी जी। वो इन्होंने बंद करवा दी। कोई अचीवमेंट नहीं। हुड्डा के राज में विकास तो हुआ लेकिन घोटालों के आरोप भी लगे, आप उनको लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि घोटाले तो आज हो रहे हैं, हमारे यहाँ तो कोई घोटाला हुआ ही नहीं। घोटाले तो यहाँ हो रहे नौकरियों में एचपीएससी के दफ्तर में करोड़ों रुपए पकड़े गए, ऐसे थोड़ी होता है जी। घोटाले तो आज हो रहे, धान घोटाला लेके स्टाम्प घोटाले तक, कितने ही घोटाले तो आज हो रहे हैं। अच्छा, आप मानते हैं राजनीतिक बदले की भावना से ये आरोप लगाए जाते हैं? राजनीति से प्रेरित है, लेकिन जो भी है ये जो है जीत सच की होती है। मेरे को इस देश के कानून उस पे जुडिशरी पे विश्वास है। अच्छा हुड्डा साहब, विधानसभा चुनावों की हम बात करते हैं तो एक रात पहले तक कांग्रेस का डंका था, कांग्रेस जीतेगी, कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। एग्जिट पोल भी मीडिया ने यही दिखाई कि कांग्रेस ही इस बार हरियाणा में आ रही है, हरियाणा की सत्ता बदलने वाली है, लेकिन अगले दिन कुछ और ही देखने को मिलता है। देखो, लोगों के हिसाब से तो लोगों को कोई वो नहीं है, लोग तो कांग्रेस की सरकार ही चाहते थे और खूब वोट भी दिए उन्होंने। लेकिन हरियाणा की मैं एक बात आता हूँ मैं कई बार इलेक्शन कमीशन से भी सवाल पूछा कि भाई 5 तारीख को चुनाव हुआ, 61 पॉइंट चुनाव आयोग ने ऐलान किया कि 61.09 या इतनी कुछ 019 61 पॉइंट कुछ वोट पड़ी है। कोई बात नहीं, 1-8% का वोट फर्क पड़ जाता है। 6 तारीख को बता दिया 65.65 पड़ी है। 8 तारीख को गिनती हुई, 7 तारीख को बता दिया 67.90 पड़ी है। 7% वोट का वोटिंग के बाद फर्क पड़ना ये कोई आम साधारण काम नहीं है। ये सवाल उठाता है कि जो ईवीएम मशीन है इसकी जो उस पे राहुल जी ने तो कितना का बताया, एक किसी 20 महिला की वोट बताई, किसी 200 की बताई, आपको सब बताया। तो इसी वास्ते हमने मांग की थी पहले बैलेट पे इलेक्शन होना चाहिए। राहुल गांधी ने बहुत बड़ा आरोप लगाया था वोट चोरी का, न केवल हरियाणा बल्कि पूरे देश में सुर्खियां बटोरी थी इस मुद्दे ने। हालांकि बीजेपी ने सफाई भी दी थी इस पर। नहीं, कोई सफाई नहीं। बीजेपी क्यों सफाई दे? इलेक्शन कमीशन सफाई दे। बीजेपी से सवाल नहीं है ना, सवाल तो राहुल गांधी ने भी और राहुल गांधी जी ने भी और मैंने भी सवाल तो इलेक्शन कमीशन से पूछा है। इलेक्शन कमीशन तो कोई जवाब नहीं दिया आज तक। कैसे वोट बढ़ गई भाई? 7% वोट कैसे बढ़ गई चुनाव में? आजकल डिजिटल टाइम है, 5 तारीख को सब आ गया डिजिटल, 10 बजे तक पता नहीं लगा कितनी वोट पड़ी है। फिर इतनी 7% वोट का फर्क कैसे पड़ गया? अच्छा हुड्डा साहब, जब चुनाव नहीं होते हैं तो कांग्रेस बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आती है फील्ड में, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं कांग्रेस गायब नजर आती है, ऐसा नहीं, कांग्रेस सदा एक्टिव रही है। कांग्रेस आज से नहीं है, कांग्रेस आज़ादी की लड़ाई से लेकर सदा रहा है, सदा जनहित के फैसले किए हैं। ये आपका नजरिया है, आपका नजरिया होगा।
अच्छा, बीजेपी की हम बात करते हैं तो बीजेपी कई अपनी योजनाओं को लेकर आती है, लेकिन उसमें सबसे बड़ी डिजिटलाइजेशन को लेकर वो बात करती है। लेकिन दूसरी ओर जब पोर्टल शुरू होते हैं तो आम लोगों की शिकायत यही रहती है कि ये पोर्टल्स वर्क नहीं करते हैं, हम जब भी अप्लाई करते हैं तब प्रॉब्लम आती है। आप समझते हैं कि अगर कांग्रेस आती तो इस तरीके से काम करती? देखिए, बात मैं शुरू में कहा था, मैं पोर्टल के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन पोर्टल वही इस्तेमाल किया जाए जनहित का पोर्टल हो। अब मेरा फसल मेरी बारा, आज तक लोगों को कंपनसेशन नहीं मिला। मंडी में जाते हैं जब मतलब उसकी गेट पास लेने में करप्शन का ठिकाना होगा। जितनी इंक्वायरी हुई है उसमें सब क्यों इन्वेस्टिगेशन हुई भाई, इनके सब खराब मिला काम। ये आपका परिवार पहचान पत्र, परमानेंट परेशानी पत्र, उसके लिए वो है परिवार पहचान पत्र ठीक करने के लिए लोग भ्रष्टाचार पैसे दे रहे हैं। सब जन विरोधी है ये। अच्छा, हाँ, जनहित के जो पोर्टल हो उसमें ठीक है जो काम। अच्छा, युवाओं को लेकर बात करें हम तो डंकी रूट को लेकर बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। नौकरी की तलाश में युवा जा रहे हैं बाहर और अवैध तरीके से जा रहे हैं और मारे जाते हैं। अब सरकार इसको लेकर कहती है कि हम योजना लेकर आई है, लेकिन उसके बावजूद भी जब वहां से डिपोर्ट होकर आते हैं तो हम हैरान हो जाते हैं जब संख्या सामने आती है। क्या योजना लेके आए हैं? बेरोजगारी फैल रही है, बताया तो था आपको भाई। हमारे समय में बेरोजगारी थी 2.8 के करीब, 3% से कम थी। अब 9% तो ये मान रहे ना सेंटर के मिनिस्टर ने जवाब में दिया है। 9% का मतलब 3 गुना बेरोजगारी बढ़ गई। तो क्या करें लोग बेचारे युवा जो है। अब अग्निवीर ले आए, वो और बेरोजगारी बढ़ाएंगे जी। 5 साल जो है नौकरी करेंगे, उसके बाद ना उसको पेंशन है ना और कोई सुविधा है उसको। हुड्डा साहब, विकास को लेकर बीजेपी की ओर से हर जगह पर उद्घाटन होता है, क्या ये विकास उद्घाटन तक ही सीमित रह चुका है? आप हरियाणा को सब घूमे हो ना, आप तो जर्नलिस्ट हो जी। ये बता दो, बीजेपी 11 साल में कोई यूनिवर्सिटी ये बनाई हो, कोई एक मेट्रो बनाई हो, रेलवे बता दो आप। और विकास क्या होता है? अच्छा, कांग्रेस पर एक बार फिर से क्यों भरोसा करे प्रदेश की जनता? कांग्रेस जनहित का काम करती है। कांग्रेस ने विकास करके दिखाया है। कांग्रेस देश की आज़ादी से पहले भी और बाद में भी कांग्रेस ने कुर्बानियाँ दी हैं। इंदिरा गांधी की कुर्बानी हुई देश के लिए, हुई राजीव गांधी की हुई, आप देख सकते हैं। साल 2026 नया साल का है, इस बार कांग्रेस कितनी एक्टिव नजर आने वाली है और क्या रणनीति, क्या नई चीजें हम देख सकते हैं? नहीं, पूरी एक्टिव है कांग्रेस, सदा एक्टिव रही है। जनहित के मुद्दे उठाएंगे, जोर शोर से उठे, जो लोगों के साथ खड़े हैं, लोगों की आवाज़ उठाएंगे, लोगों के लिए लड़ाई लड़ेंगे। एक आखिरी संदेश जनता के लिए हरियाणा की आपकी तरफ से? यही है, आपस में भाईचारा बनाओ और जो जिस किस्म की इवेंट मैनेजमेंट की सरकार है इसको पहचान लो और अपने हित की पार्टी है उसके साथ रहो। तो ये थे हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस के कद्दावर नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिन्होंने हमारे हर सवाल का बेबाकी से जवाब भी दिया। फिर होगी मुलाकात, फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।